नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। पिछले वीडियो पे हम लोगों ने जैसे कि चर्चा की थी पुर्तगाल और डच के बारे में। तो इसमें हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कैसे ये लोग भारत में आए थे और इन लोगों ने अपने उपनिवेश और फैक्ट्रियाँ कहाँ-कहाँ पर खोली थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बारे में। इन दोनों देश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे ये लोग भारत में आए, इन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया और किस तरीके से इन लोगों का समापन भी हुआ था। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ब्रिटेन की महारानी ने इसको परमिशन दी थी और सन 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना के बाद कंपनी का एक संचालनालय मतलब एक डिपार्टमेंट भी खोला जाता है जिसका नाम रहता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको निदेशक मंडल भी कहा जाता है। ये इसकी जब स्थापना होती है तब इसको शुरुआत में 15 साल के लिए खोला गया था कि 15 साल के लिए हम इसको बनाते हैं, फिर जिस तरीके से इसका आउटपुट रहेगा उसके हिसाब से इसकी बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ोतरी की भी गई थी। सन 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने इस कंपनी के लिए परमिशन दी थी। और इसके बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बनते हैं और यही जेम्स फर्स्ट हैं जिसकी शादी कैथरीन ब्रिगेंजा जो पुर्तगाल की रानी थी उससे होती है। और बदले में पुर्तगाल इंग्लैंड को मुंबई या फिर बम्बई दहेज के रूप में दे देता है। पहला अंग्रेज जो भारत आया, फर्स्ट इंग्लिश ब्रिटिश जो भारत आया था, यह था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो इस समय भारत में मुगल शासक चल रहा था और मुगल सम्राट का नाम था अकबर। अकबर का शासन चल रहा था। ब्रिटिश से भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज जो फेमस हुआ, इसका नाम टॉमस रो था। लेकिन इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस 2 बार भारत आता है। सेकंड टाइम जब ये भारत आता है 1608 में, और सेकंड अंग्रेज जो भारत आया इसका नाम था टॉमस रो। टॉमस रो भारत में आता है 1615 में। तो कैप्टन हॉकिंस जब सेकंड टाइम भारत आता है और टॉमस रो जब भारत आता है, इस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासन चल रहा था। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर अब मुगल शासक बन चुका था। अंग्रेज को सबसे पहले फैक्ट्री लगाने की अनुमति कहाँ पर मिली थी? सूरत में। सूरत में ये एक सूती कपड़े की फैक्ट्री थी। सूती कपड़े की फैक्ट्री थी जिसको खोला गया था। और जेम्स प्रथम के रूप में 1615 में टॉमस रो भारत आया था। सन 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम यहाँ पर अपनी पहली दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी जिसकी स्थापना की गई थी। 1639 मतलब 1639 में फ्रांसिस डे फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के शासक से मद्रास की जो भी अपनी जॉब करनी थी, ये कंपनी खोलनी थी, उसका शासन प्राप्त हुआ था। इस तरीके से इस मद्रास को जब इसको फ्रांसिस डे को मिल गया, बॉम्बे बॉम्बे मद्रास और फिर आगे चल के कलकत्ता, इन तीनों क्षेत्रों की इस अंग्रेजों को स्वायत्ता प्राप्त हो गई, जहाँ पर ये अपना बिजनेस आगे बढ़ाए थे। इसके अलावा यहीं पर ही मद्रास में ही सेंट जॉर्ज सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों ने बनाया था। अब अंग्रेजों ने अपनी पूर्वी भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सन 1633 में बालासोर या फिर और हरिपुरा, इन दोनों जगह पे हरिपुरा हरिपुरा बालासोर, इन दोनों जगह पे अपनी फैक्ट्री खोली थी। ये दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्र पे या पूर्वी तट पे कह लीजिए, यहाँ पर अपनी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ सन 1632 में गोलकुंडा से गोलकुंडा गोलकुंडा से अंग्रेजों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ये गोलकुंडा वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इसको ब्रिटिश के लिए सुनहरा सुनहरा फरमान कहा जाता है। और यहीं से शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स की भारत में किसी भी पूरा अपना कब्जा करने की। और यहीं से अंग्रेज़ों को पता लग गया था हमको यहाँ पर सरकारी तौर पे तो फ़ायदा हो ही सकता है, पर हम लोग बहुत सारे इंडिया पे करप्शन करके भी अपना स्वायत्ता बना सकते हैं, जो कि आगे चल करके इनकी इतनी लिमिट हो चुकी थी कि 1857 को विद्रोह भी होता है और इसी के बाद महारानी अपने शासन में पूरा भारत का ट्रेड करवाना शुरू कर देती है। तो फिलहाल ये इतना ही था। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं 1632 में चार्ल्स द्वितीय 1662 में सॉरी चार्ल्स द्वितीय का चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की रानी से।
पहले मैंने थोड़ा बाय मिस्टेक थोड़ा गलत बता दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की महारानी से, और इसके बदले यही फिर चार्ल्स द्वितीय को मिला था बम्बई। बम्बई और बम्बई मिलने के बाद चार्ल्स द्वितीय ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था कितना, 10 पाउंड, 10 पाउंड वार्षिक किराए पे दे दिया था। और ये 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1668 में। एक सवाल और आ सकता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चार्नो। जॉर्ज चार्नो ने कलकत्ता की स्थापना की थी, कलकत्ता की स्थापना की थी। सन 1717 की में बात है, 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर, फारूक सियर फारूक सियर ने कंपनी को व्यापारिक अनुदान प्रदान किया था, जिससे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा सन 1700 में फारूक सियर द्वारा दिया गया था, और इस मैग्ना कार्टा के तहत 3000 वार्षिक पेमेंट पे बंगाल पे मुक्त व्यापार कर सकते हैं, साथ ही साथ 10,000 वार्षिक पेमेंट पे सूरत पे भी मुक्त व्यापार किया जा सकता था। इस तरीके से कंपनी को पूरा एक तरीके से भारत को दान में दे दिया गया था। और मुंबई में साथ ही साथ ब्रिटिश की करेंसी भी चलना शुरू हो गई थी, जो कि धीरे धीरे पूरे भारत के लिए मान्य कर दी गई थी। सन 1688 में औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई हुई थी एक, EIC की। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन चाइल्ड लड़ रहा था। ये पहली इस तरह से लड़ाई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल की वास्तविक ताकत का एहसास हो गया था, और समझ में आ गया था कि अभी औरंगजेब के रहते हुए भारत में कब्जा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंग्लैंड औरंगजेब के मरने का वेट कर रही थी, और औरंगजेब के मरने के बाद धीरे धीरे भारत में कब्जा शुरू कर लिया था। ईस्ट इंडिया के विस्तार में हुगली में बस्ती और मुगलों की नींव रोकने के लिए वैसे तो ये लड़ाई किया गया था औरंगजेब और ये जॉर्ज सेंट के तहत। साथ ही साथ मैं कुछ और भी किलों के नाम बता देता हूँ। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके अलावा कलकत्ता में फोर्ट विलियम, और पुडुचेरी में फोर्ट लुई। ये तीनों फोर्ट या फिर किले की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14 के टाइम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, और लुई 14 लुई 14 के एक मंत्री थे जिसका नाम था कोलबर्ड। इसके द्वारा सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ये एक सरकारी कंपनी थी। इसके अलावा भारत में फ्रांस की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में खोली जाती है, सूरत में खोली गई थी। और ये सूरत में खोली गई थी, जाहिर सी बात है ये भी सूती कपड़े के लिए ही फैक्ट्री थी, और इसकी खोला गया था सन 1668 में। इसके बाद सेकंड फैक्ट्री खोलते हैं इंग्लैंड की तरह ही मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम दोनों एक ही नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। फिर सन 1673 में फ्रांसिस मैर्टिन ने वालीकोंडा के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव पुडुचेरी प्राप्त किया था, जहां पर फिर जाकर के वहां भी किला बनाया गया था। और पुडुचेरी में ही इन लोगों ने बहुत समय तक फ्रांस वालों ने राज किया था, और इंग्लैंड से जब लड़ाई होती है, इंग्लैंड से जब हार जाते हैं, तब पुडुचेरी पे ही जाकर के उन लोगों का एक क्षेत्र बन जाता है कि जहाँ पर ये लोग रहेंगे, और पुडुचेरी के आगे फ्रेंच कंपनी कभी भी अपना विस्तार नहीं कर पाई भारत में। पुडुचेरी के बाद सन 1674 में चंद्रनगर चंद्रनगर ये तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु का हिस्सा है। इसको फ्रांस वालों ने अपने कब्जे पे लिया था। इसके बाद का एंग्लो कर्नाटक युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस वाले अपनी बहुत सारी संपत्ति हार जाते हैं। एंग्लो कर्नाटक युद्ध की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके फिर बाद में डिटेल्स और पढ़ सकते हैं। ये एंग्लो कर्नाटक वॉर, ये 3 युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे पहला युद्ध हुआ था 1746 में, और ये 1748 तक चला था। ये 2 साल तक चला युद्ध है। इसमें इसका कारण क्या था? इसका कारण भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में था, यूरोप में था। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के रूप में, जिसकी कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसके लिए ये लड़ाई चल रही थी। और इसमें जब यह युद्ध रुका था, इसमें एप्लासीप एप्लासीप
की संधि हुई थी। ए+F की संधि हुई थी जिसके तहत फ्रांस विजय हुआ था और इंग्लैंड उसमें पराजित हुआ था। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध, ये फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर था। इसके बाद सेकंड एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है 1749 से लेकर के 54 तक। ये 5 साल तक ये युद्ध चला था। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों में दखल किसका ज़्यादा रहेगा, उसके लिए लड़ाई हुई थी। इसमें पौंडीचेरी की संधि हुई थी। पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि हुई थी जिसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था और इसी को अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। अंबूर का युद्ध, अंबूर का युद्ध कहा जाता है। थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर, ये हुआ था 1756 से लेकर के 63 तक। इसको, ये युद्ध वैसे तो पूरा लगातार नहीं, रुक रुक के चला, पर फिर भी इसको सप्तवर्षीय युद्ध किया कहते हैं क्योंकि कॉमनली ये 7 साल तक चल रहा था। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मेन लड़ाई होती है जिसमें पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि के तहत ही ये युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध में सन 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई होती है। वॉन्डी वॉश, वॉन्डी वॉश की लड़ाई होती है जिसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं और इसी के बाद ही फ्रेंच वाले, इनका क्षेत्राधिकार सीमित हो जाता है पौंडीचेरी तक। और ये इस लड़ाई में नेतृत्व की अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है नेतृत्व में, तो यहाँ पर ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट था और फ्रांस की तरफ से काउंट लाली, COUNT, काउंट लाली, इन दोनों ने नेतृत्व किया था जिसमें फिर वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रेंच लोग हारे थे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल के जो वीडियो अगला हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्षेत्रीय, जिसमें भी बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब, मराठा, मैसूर, इन सब छोटे छोटे रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें किसने क्या भूमिका निभाई थी और इंग्लैंड इनको कैसे अधिग्रहण कर लिया था। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए ताकि रिमेनिंग ये 40 डेज़ के अंदर ही हम लोग पूरा हिस्ट्री और साथ में अन्य सब्जेक्ट भी कवर करते चलें और हम लोग UPRO के एग्ज़ाम में सफल हो जाएं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।